वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द आर्यन लर्निंग लैब। अब हम लोग जो है एमसीक्यू मैराथन क्लास हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 3-4 दिन हमारा गैप हो गया बट इट्स ओके। हमारा क्लास 6 है और उसका पार्ट 1 हम लोग जो है आज स्टडी करेंगे। ये हमारा जो है एमसीक्यूज़ टॉप 50 एमसीक्यूज़ का सीरीज चल रहा है। अब हम लोग इसको टारगेट किसी जो है स्टेट को कर रहे हैं। टारगेट हमारा जो है लगभग जितने भी सारे स्टेट्स हैं नर्सिंग में, ठीक है, बिहार हो गया, यूपी, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, इंक्लूडिंग एम्स लेवल के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम लोग इस चैनल पे और जो है वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 6 का पार्ट 1 जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 150, यानी कि 150 तक हमने जो है वो कवर कर लिया है। ये एक क्लास में लगभग जो है 25 जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आगे 50 क्वेश्चंस तक जो है हमने टारगेट रखा है, बट वो क्या है लेंदी हो जाता है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। ठीक है, लेंथ बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग 25 क्वेश्चंस को एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर करते हैं। सो सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चे में पेन क्राइसिस पैदा करने वाला कारक कौन सा नहीं है। ठीक है, सिकल सेल जो है एनीमिया का जो है बच्चे होते हैं उनमें जो है पेन पैदा करने वाला कारक यहाँ पे कौन सा नहीं है। अब हम लोग इसमें स्ट्रेस को ले लेते हैं। बी नंबर जो है वो ऑप्शन क्या है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, या फिर वो फ्लूइड ओवरलोड है। राइट आंसर आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो और जो है वो लास्ट में आप एनालाइज करते हो कि आपके जो है वो कितने नंबर आए हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी जो है वो तैयारी कैसी चल रही है। सही विकल्प हमारा होगा फ्लूइड ओवरलोड। ठीक है, अब हमने जो है इसमें कुछ छोटे छोटे जो है एक्सप्लेनेशंस भी ऐड कर रखे हैं जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपकी जो है वो थ्योरी प्लस जो एमसीक्यूज़ जो अटेम्प्ट करने की पावर है वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाला है। सो सिकल सेल में डिहाइड्रेशन से बढ़ता है, सिकल सेल में डिहाइड्रेशन से दर्द बढ़ता है, जबकि फ्लूइड ओवरलोड ज़्यादा पानी जो है वो खून को पतला रखने और सिकलिंग कम करने में जो है वो मदद करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिकल सेल क्राइसिस वाला एक मरीज दर्द की शिकायत के साथ इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होता है। नर्स को सबसे पहले क्या शुरू करना चाहिए? अगर सिकल सेल क्राइसिस का जो है वो पेशेंट है वो पेन के जो है वो शिकायत के साथ में इमरजेंसी में आता है, तो आप जो है वो आपको क्या एज ए नर्स आप क्या शुरू करोगे? स्टार्टिंग क्या करोगे? एडमिनिस्टर करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन एज पर ऑर्डर, ठीक है, एनाल्जेसिक्स जो है वो पेन के लिए, या फिर असिस्ट जो है पेशेंट टू वॉक, आप असिस्ट करोगे पेशेंट को वॉक के लिए। एलिवेट करोगे फुट एंड ऑफ बेड, यानी कि जो है पेशेंट लेटा हुआ है तो उसके पैर को क्या करोगे आप जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो एलिवेट करोगे। एलिवेट मतलब उठाना। प्रोवाइड नज़ल ऑक्सीजन थेरेपी, आप जो है वो पेशेंट को क्या करोगे, नज़ल जो है वो नाक से ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करोगे। अपना जो है वो ऑप्शन आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, प्रोवाइड नज़ल ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझते हैं। दर्द का मुख्य कारण ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे सिकल सेल क्राइसिस में होता है, हाइपोक्सिया है। ऑक्सीजन देने से आरबीसी का आकार सामान्य होने लगता है और दर्द में तुरंत राहत मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नर्स सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चों को देखभाल कर रही है। ठीक है, कैपिलरीज में थ्रोम्बस फॉर्मेशन और सिकलिंग प्रोसेस के दौरान ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? नर्स क्या है, एक सिकल सेल जो है एनीमिया के पेशेंट के साथ जो है वो डील कर रही है। राइट, अब जो है कैपिलरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर है। सो इस केस में क्या है, ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए अब जो है वो नर्स प्रोसेस क्या करेगी? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, दूसरा है हमारा इंक्रीज फ्लूइड बाय माउथ एंड द यूज़ अ ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर में क्या करते हैं यहाँ पे जो है वो बाय माउथ से वो जो क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं ह्यूमिडिफायर। ठीक है, इंक्रीज जो है वो फ्लूइड्स। ठीक है, इनकरेज द चाइल्ड टू मेंटेन बेड रेस्ट, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीकोगुलेंट्स। आप अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। सही ऑप्शन हमारा ए है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ऑक्सीजन की कमी ही आरबीसीज को टेढ़ा मेढ़ा सिकल सेप बनाती है। ऑक्सीजन देने से थक्का जमने, क्लॉटिंग का खतरा कम हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकल सेल एनीमिया का सबसे सामान्य लक्षण मैनिफेस्टेशंस क्या है? सीवियर एनीमिया, बी है हीमोलाइटिक क्राइसिस, सिक्वेस्ट्रेशन यहाँ पे क्राइसिस, या फिर जो है वो रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ स्केलेटल
पेन। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ स्केलेटल पेन। इसे वैसो ऑक्लूसिव जो है वो क्राइसिस कहते हैं। हड्डियों की नसों में फंसे खराब आरबीसीज की वजह से मरीज को बार बार हड्डियों में तेज दर्द महसूस होता है। ठीक है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का सबसे सामान्य लक्षण मैनिफेस्टेशंस क्या है? यहाँ पे रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ स्केलेटल पेन। क्यों होता है? इसे वैसो ऑक्लूसिव जो है वो क्राइसिस कहते हैं। हड्डियों की नसों में फंसे खराब आरबीसीज की वजह से मरीज को बार बार हड्डियों में तेज दर्द महसूस होता है। राइट, सिकल सेल एनीमिया किस तरह की बीमारी है? ठीक है, ऑटोसोमल हेरेडिटरी डिजीज़ है, ऑटो जो है वो सोमिक हेरेडिटरी डिजीज़ है, एपिलेप्टिक इफेक्ट है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। यहाँ पे किस तरीके की ये जो है वो ऑटोसोमल जो है सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे बीमारी किस तरह की बीमारी है? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ऑटोसोमल हेरेडिटरी डिजीज़ है। ठीक है, यह ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, यानी कि यह माता पिता से जीन्स के जरिए बच्चों में आती है और लड़के लड़की दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है। अगर कोई पेरेंट है, उसके 2 बच्चे हैं, एक मेल है और एक जो है वो फीमेल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये दोनों को प्रभावित करेगा। राइट, क्योंकि ये जो है वो जेनेटिक होता है। ठीक है, ऑटोसोमल और जेनेटिक हेरेडिटरी हमारा डिजीज़ है। देखिए एक्सप्लेनेशंस में क्वेश्चंस तो जो है स्ट्रेच होता है, लंबा हो जाता है, बट इससे क्या है ना कि आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एक क्वेश्चन से आप जो है 3 4 5 क्वेश्चंस भी आपके जो वो क्लियर हो जाते हैं। सो ये एक फ़ायदा हो जाता है, इसलिए हमने एक्सप्लेनेशंस को ऐड कर रखा है, जिससे कि आपके जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो और आपकी जो चीज़ें हैं वो एक क्वेश्चन आपको जो है विथ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको हमेशा के लिए वो कंठस्थ हो जाए। ठीक है, अब हम लोग 155 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। वो कौन सा विकार है जिसमें कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से क्रॉनिक हीमोलाइटिक एनीमिया होता है? वो कौन सा विकार है जिसमें कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से क्रॉनिक हीमोलाइटिक एनीमिया होता है और डीएनए की पॉइंट मैचुरेशन की वजह से अन्य लक्षण भी दिखने लगते हैं? राइट, ए है हमारा थैलेसेमिया, बी है हीमोफीलिया, ठीक है, सी है हमारा हीमोग्लोबिनोपैथी, राइट, डी है हमारा सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, सही विकल्प हमारा डी हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इसमें डीएनए के एक छोटे से हिस्से में बदलाव पॉइंट म्यूटेशन होता है, ठीक है, जिससे कि हीमोग्लोबिन की बनावट पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा विकार जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से क्रॉनिक हीमोलाइटिक एनीमिया होता है? तो यहाँ पे होगा कि पॉइंट मैचुरेशन होता है। यहाँ पे इसमें डीएनए के एक छोटे से हिस्से में बदलाव होता है जिसमें कि हीमोग्लोबिन की बनावट वो पूरी तरह चेंज हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, डीएनए और पॉइंट मैचुरेशन की वजह से अन्य लक्षण दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन सप्लीमेंटेशन के बारे में कौन सा तरीका सही है? यानी कि आयरन सप्लीमेंटेशंस जो है हम लोग देते हैं, ठीक है, उसके बारे में कौन सा जो है वो तरीका राइट है? टेक इट अलॉन्ग विथ मिल्क, ठीक है, यहाँ पे जो है वो दूध के साथ लेने के लिए बोल रहा है, ये तरीका सही है क्या? टेक इट अलॉन्ग विद द लेमन जूस, लेमन जूस के साथ अगर ले रहे हो तो ये तरीका सही है, या फिर जो है वो वाटर के साथ ले रहे हो, या फिर जो है वो हैविंग अ फूड यानी कि जो है खाना के साथ ले रहे हो, इसके लिए सही है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्यों होगा? एक्सप्लेनेशंस के जरिए समझते हैं। विटामिन सी, नींबू पानी या लेमन जूस आयरन के एब्जॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देता है। आपने सुना होगा कि जो है वो सिट्रस फ्रूट जो है उसके साथ में जो है वो आयरन का कंजम्पशंस जो है वो करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो ईजिली वो बहुत कई गुना जो है वो उसके एब्जॉर्प्शन को जो है वो रेट को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे कि हमारे बॉडी में आयरन क्या है वो बहुत ही तेज़ी से वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, 157 नंबर क्वेश्चन है। नर्स एक 16 साल की जो है वो गर्भवती महिला की जो है वो देखभाल कर रही है जो आयरन सप्लीमेंटेशन ले रही है। ठीक है, 16 साल की है, ठीक है, अंडर एज है, और वो क्या है जो है ये गर्भवती है यानी कि प्रेग्नेंट है। लोहे के जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए उसे क्या पीना चाहिए? ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया है कि किस चीज़ों के साथ आयरन को दिया जाता है, एक कप ऑफ हॉट टी, या फिर जो है वो एक ग्लास ऑफ वाटर मिल्क, एक ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, या फिर जो है वो लिक्विड एंटासिड। राइट आंसर आप लोग को पता होगा, सी है हमारा हो जाएगा ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, क्योंकि वही बात है, हमारा संतरा क्या है, ऑरेंज जूस विटामिन सी है, सिट्रस फ्रूट है, जिससे कि जो है वो बेहतरीन स्रोत है विटामिन सी का, जो कि पेट में आयरन को जल्दी से सोखने में मदद करता है। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की जांच के लिए WHO
ठीक है। कट ऑफ पॉइंट क्या है, WHO का यहाँ पे क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कट ऑफ पॉइंट क्या है, ठीक है, 10 ग्राम %, ठीक है, 11 ग्राम जो है वो, या फिर जो है वो 12 ग्राम, या फिर जो है वो 13 ग्राम। महिलाओं जो है गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की जांच के लिए WHO का कट ऑफ पॉइंट क्या है, बी हमारा हो जाएगा 11 ग्राम, ठीक है। WHO के मानक अनुसार गर्भवती महिलाओं में जो है हीमोग्लोबिन 11 जो है mg/dl से कम होना एनीमिया कहलाता है। एनीमिया क्या है, खून की कमी। अगर 11 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन होगा तो क्या कहलाएगा, एनीमिया कहलाएगा, ठीक है। भारत में गर्भ अवस्था के दौरान किस प्रकार का एनीमिया कम अनकॉमन देखा जाता है, ठीक है। भारत में जो है वो गर्भ अवस्था यानी कि जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो किस प्रकार के एनीमिया को जो है अनकॉमन यानी कि कॉमन नहीं है, मतलब नहीं देखा जाता है ज़्यादातर केस में, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन 12 विटामिन B12 डेफिशिएंसी, या फिर आयरन एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, ये अनकॉमन है, राइट। भारत में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी बहुत आम है, लेकिन विटामिन B12 की कमी गर्भावस्था महिलाओं के इनके मुकाबले कम देखा जाता है, ठीक है। मेनली क्या है, आयरन और फॉलिक एसिड जो है वो जो है प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, क्योंकि जो है वो इसके जो है कंजम्पशंस बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो इसको जो है वो ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है। इसके लिए जो है टैबलेट वगैरह सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, जिससे कि प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्प होता है, राइट। छोटे बच्चों में सबसे अधिक पाया जाने वाला पोषण संबंधी विकार आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसका मुख्य कारण क्या है। अगर बच्चों की बात करी जाए सो डेफिशिएंसी क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सबसे ज़्यादा जो है वो पोषण संबंधी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, ठीक है। ब्लड डिसऑर्डर, ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क, या फिर लैक ऑफ एडिक्वेट आयरन रिजर्व फ्रॉम मदर, या फिर इंट्रोडक्शंस ऑफ सॉलिड अर्ली फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शंस, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क। अच्छा, ये भी एक कारण है, इसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ज़्यादा दूध पीने से बच्चों का पेट भर जाता है और वो ठोस आयरन वाली चीज़ें नहीं खाता है। दूध आयरन को सोखने में बाधा डालता है, ठीक है। क्या है ना कि अगर आप ओवर फीड करते हो अपने बच्चे को, ठीक है, तो वो क्या है कि उसका पेट ऑलरेडी भरा होगा, तो बाकी की चीज़ें क्या करता है, छोटे बच्चे नहीं खा पाते हैं, जिससे कारण क्या है कि उसको आयरन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है और उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बाद में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के लक्षण में क्या है, मुख्य रूप से किसके कारण होते हैं। सिकल सेल एनीमिया के लक्षण मुख्य रूप से किसके कारण होते हैं, राइट। इंक्रीज ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, डेफिशिएंट कोगुलेशन, ठीक है, लो ब्लड विस्कोसिटी, या फिर जो है वो लो एफिनिटी टू ऑक्सीजन। आप समझते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन। सिकल सेल एनीमिया के लक्षण मुख्य रूप से किसके कारण होते हैं, ठीक है। खराब बनावट के कारण आरबीसी बहुत जल्द टूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि खराब बनावट के कारण आरबीसी बहुत जल्द टूट जाते हैं। हीमोलाइसिस को बोलेंगे, जिससे कि पीलिया और खून की भारी कमी हो जाती है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के लक्षण मुख्य रूप से किसके कारण होते हैं, तो यहाँ पे आरबीसीज के कारण होते हैं, ठीक है। खराब बनावट के कारण क्या होगा कि वो यहाँ पे जो है वो जिसके कारण पीलिया और खून की भारी कमी हो जाएगी, ठीक है। 162 क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज़ में क्या शामिल है। एनीमिया, नेफ्राइटिस, हीमेचूरिया, ठीक है, हेमेचूरिया, या फिर जो है वो पॉलीयूरिया। हीमोलाइटिक एबनॉर्मलिटीज़ में हमारा शामिल है ए एनीमिया। क्यों, समझते हैं। हीमोलाइटिक जो है, हीमेटोलॉजी का मतलब ही है खून से जुड़ा, यानी कि हीम यानी से रिलेटेड टू ब्लड, और एनीमिया खून से सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। एनीमिया क्या है, खून की हमारी सबसे बड़ी वो समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है, ठीक है।
ये हम लोग ब्लड जो है हमारा ब्लड से रिलेटेड है, MSN का जो हम लोग जो है सब्जेक्ट को हम जो है कवर कर रहे हैं। अब वही हम लोग जो है वो ब्लड को डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें जितने भी रिलेटेड डिजीज़ हैं उनसे सारे से जो है हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा आप लोगों को, बट इट्स ओके। अगर आप 1-2 बार वीडियो को जो है देख लेते हो 2 बार, तो आपकी चीज़ें कंसेप्ट के साथ वो क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम से यही क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो आप जो है वो ईजिली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन है हमारा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड या फिर जो है वो साइनोकोबालामाइन। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है फॉलिक एसिड। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? फॉलिक एसिड की कमी से आरबीसी का आकार सामान्य से बहुत मेगालोब्लास्टिक हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और वे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड की कमी से, फॉलिक एसिड कम होगा तो क्या होगा? आरबीसी का आकार सामान्य से बढ़ जाता है, मेगालोब्लास्टिक हो जाता है, जिसके कारण वो कमज़ोर हो जाते हैं। राइट। सिजलिंग टेस्ट क्या है, किसके लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे हम लोग समझते हैं स्टोरेज ऑफ विटामिन B12, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12 या फिर डाइजेशन ऑफ विटामिन B12, और चौथा क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। यहाँ पे जो है वो सिजलिंग टेस्ट हम लोग करते हैं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शंस को पता करने के लिए। टेस्ट शरीर के विटामिन B12 सोखने, एब्जॉर्प्शन जो की क्षमता को जांच के लिए वो किया जाता है। राइट। अब कह रहा है क्वेश्चन कि किसकी कमी से एनीमिया होता है? ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ की कमी से एनीमिया होगा? ठीक है, Fe2 यहाँ पे जो है वो होगा, या फिर विटामिन B12, आयरन, या फिर जो है वो फॉलिक एसिड, या फिर जो है वो सारे ही होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। इन सब की कमी से है क्या होता है? एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाता है। आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये तीनों ही स्वस्थ आरबीसीज बनाने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये तीनों ही हमें क्या है? ज़रूरत होता है। किस चीज़ के लिए? एनीमिया के फॉर्मेशन के लिए। राइट। एनीमिया की जो है फॉर्मेशन तभी होगी जब ये सारी चीज़ प्रेजेंट होगी। ठीक है, एनीमिया में के सूचक इंडिकेटर्स क्या है? एनीमिया के इंडिकेटर क्या है? लो HB लेवल, फटीग, या फिर जो है वो लो हेमाटोक्रिट लेवल, या फिर जो है वो ऑल ऑफ द एबव। एनीमिया के सूचक इंडिकेटर्स क्या है? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम होना, थकान महसूस करना और हेमाटोक्रिट लेवल गिरना, ये सभी एनीमिया की निशानी है। हमारा HB लेवल यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, फटीग यानी कि जो है वो थकान होगी, थका थका सा महसूस होगा, या फिर जो है वो हेमाटोक्रिट का लेवल क्या होगा? लो हो जाएगा। इन सारे केसेस में क्या है? ये एनीमिया के सूचक है, यानी कि जब ब्लड कम होगा तब जाकर के ये सारी चीज़ें जो है वो दिखने को, सिम्टम्स मिलते हैं बॉडी को, तभी जाकर के वो हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ द साइन ऑफ एनीमिया, और इसको हम लोग जो है वो एनीमिया के इंडिकेटर्स के रूप में जानेंगे। राइट। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 167, कौन सा परजीवी पैरासाइट एनीमिया की स्थिति पैदा करता है? अच्छा, अब ये कौन सा पैरासाइट आ गया यहाँ पे जो एनीमिया की स्थिति पैदा करता है? मतलब एनीमिया ऐसे तो नहीं होगा, कोई तो सिचुएशन होगा, पैरासाइट होगा जो स्थिति पैदा करेगा जिससे कि एनीमिया होगा। ठीक है, यहाँ पे स्केरिस है, या फिर जो है वो हुकवॉर्म, या फिर जो है वो पिनवॉर्म, या फिर जो है वो नॉन। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा हुकवॉर्म। ठीक है, समझते हैं। हुकवॉर्म आंतों में चिपककर खून चूसते हैं, जिससे कि शरीर में आयरन की भारी कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा यहाँ पे जो है वो पैरासाइट है जो कि एनीमिया के स्थिति को पैदा करता है, तो आप क्या अटेम्प्ट करोगे? हुकवॉर्म, जो क्या करता है? आंतों में यानी कि इंटेस्टाइन में क्या करता है? चिपक करके खून को एब्जॉर्ब करता है, चूसता है, जिससे शरीर में क्या होता है कि आयरन की भारी कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। ठीक है, समुदाय में जो है लोहे की कमी यानी कि आयरन डेफिशिएंसी का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है? ठीक है, यानी कि जो है एक मतलब कि समुदाय यानी कि जो है काफ़ी जहाँ पे लोग होंगे समुदाय, उसमें लोहे की कमी, आयरन की जो है वो डेफिशिएंसी को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है? ठीक है, ट्रांसफेरिन, सीरम फेरिटिन, या फिर जो है वो सीरम आयरन, या फिर हीमोग्लोबिन। ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा सीरम फेरिटिन। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सीरम फेरिटिन क्या है? शरीर में लोहे के भंडार, स्टोरेज को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए यह सबसे भरोसेमंद टेस्ट माना जाता है। ये
कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है समुदाय, यानी कि जो है वो एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल में करेंगे, कहाँ पे जिसमें कि जो है पता लगाएंगे कि आयरन डेफिशिएंसी जो है वो कितने लोगों को है और नहीं है। अब हम लोग जो है 169 क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में लोहा यानी कि आयरन किस रूप में जमा होता है, ठीक है, फेरिटिन या फिर जो है वो फेरस सल्फेट, ट्रांसफेरिन या फिर जो है वो हीमोसीडेरिन, ठीक है, हीमोसीडेरिन, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोहा जो है शरीर में मुख्य रूप से फेरिटिन प्रोटीन के रूप में लीवर और बोन मैरो में स्टोर रहता है, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होता है, हमारा लीवर में स्टोर होता है और क्या है हमारा बोन मैरो में स्टोर होता है, ठीक है। और किस रूप में होता है वो, फेरिटिन के रूप में हमारा एब्जॉर्ब हमारा जो है वो स्टोर होता है लोहा, ठीक है। 170 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्लाइंट में आयरन की कमी, यानी कि कोई भी पेशेंट होगा, ठीक है, पेशेंट को ही हम लोग क्लाइंट भी बोलते हैं। सो किसी क्लाइंट में आयरन की कमी का पता लगाने का सबसे अच्छा टेस्ट क्या है, ठीक है। अभी हम लोग जो है वो आयरन को डिस्कशन कर रहे हैं। सो इसमें जो है इससे लगभग हमने 3 अभी क्वेश्चन डिस्कशन किए। सो क्लाइंट में क्या है, पेशेंट में आयरन की कमी यानी कि जो है उसके जो है वो लो हो जाएगा आयरन, तो उसको सबसे अच्छा टेस्ट क्या है, कौन सा टेस्ट हम लोग करेंगे, फेरस सल्फेट, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन या फिर जो है वो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अभी हमने डिस्कशन किया फेरेटिन, यहाँ पे सीरम फेरेटिन जो है वो फेरेटिन के रूप में हमारा क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है आयरन, जिसको कि हम लोग टेस्ट करेंगे यहाँ पे सीरम फेरेटिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन गिरने से पहले फेरेटिन का लेवल गिर जाता है, ठीक है, जिससे बीमारी का जल्दी ही पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नवजात शिशु में यहाँ पे ह्यूमोलाइटिक एनीमिया का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें ह्यूमोलाइटिक एनीमिया जो है वो पता लगाने के लिए डायरेक्ट कॉम टेस्ट, ठीक है, कॉम टेस्ट या फिर प्लेटलेट काउंट या फिर जो है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट या फिर जो है वो ब्लड कल्चर, ठीक है। आप लोग अपना ऑप्शन जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ये टेस्ट बच्चे के खून में उन एंटीबॉडीज़ को ढूंढता है जो कि आरबीसीज को नष्ट कर रही होती है, ठीक है, या फिर कर रहा होता है। क्या है, ये टेस्ट खून में उन एंटीबॉडीज़ को जो है वो ढूंढता है जो कि आरबीसीज को नष्ट कर रहा होता है, ये नवजात शिशु के लिए, ठीक है। हीमोलाइटिक एनीमिया का पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कॉम टेस्ट करते हैं, ठीक है। नर्स एक एनीमिक मरीज की देखभाल कर रहा है, जिसको कि एनीमिक मतलब खून की कमी, ठीक है, जिसको कि खून की कमी है, उस पेशेंट को क्या है नर्स वो देखभाल कर रही है। कौन सा लक्षण, यानी कि यह संकेत देता है कि यह एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है। नर्स क्या है, एक पेशेंट की देखभाल कर रही है, उस ये कौन सा लक्षण संकेत देगा कि ये एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया, यानी कि एक्यूट मतलब है शॉर्ट टर्म में, यानी कि जो है ये जल्दीबाजी में जो जल्दी में मतलब शॉर्ट टर्म में ब्लड लॉस जो है वो एनीमिया हो रहा है, यानी कि ये क्या है जो है क्या है एक्जर्शनल डिस्निया या फिर जो है इजी फटीग ऑफ एक्जर्शन, ठीक है, या फिर ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट, पॉस्चुरल हाइपोटेंशन। इसके ऑप्शन हैं डी, पॉस्चुरल हाइपोटेंशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अचानक ज़्यादा खून बहने से या ब्लड प्रेशर गिर जाता है, जिससे कि खड़े होने के में जो है वो चक्कर आना, पॉस्चुरल हाइपोटेंशन मुख्य लक्षण है। अब यहाँ पे हमने समझा कि एक पेशेंट क्या है एनीमिक है, जिसको कि मरीज़ देखभाल कर रही है, क्या नर्स देखभाल कर रही है। सो कौन सा लक्षण यहाँ पे जो संकेत देगा कि एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया, यानी कि ये जल्दी मतलब कि तुरंत जो है ये ब्लड लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जो है पोस्टुरल हाइपोटेंशन, यानी कि उसको क्या है अचानक खून बहने से ब्लड प्रेशर गिर जाता है, ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा बीपी वो फॉल करेगा, ठीक है, जिससे कि खड़े होने में चक्कर आना, ये पोस्टुरल हाइपोटेंशन इसका जो है वो मुख्य लक्षण होता है, ठीक है। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है, यानी कि इसको जो है शॉर्ट टर्म में खून की कमी हुई है, जिससे कि इसको पोस्टुरल हाइपोटेंशन होगा, ये लक्षण इसका दिखेगा, ठीक है। सो ये हम लोग जो डिस्कशन करते हैं इससे क्या है ना कि ये आपके जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है इसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग जो है वो प्रैक्टिकल आपको जो है वो हेल्प करेगी। आयरन की कमी वाले 8 साल के बच्चे के लिए कौन सी गतिविधि सबसे सही है। आयरन की कमी वाले 8 साल के जो बच्चे होंगे उनमें कौन सी गतिविधि सबसे सही है, डांसिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स, रीडिंग बुक्स या फिर वो राइडिंग साइकिल। 8 साल के बच्चे जो है वो क्या है आयरन की कमी है उसको, ठीक है। सो इसमें से कौन सा जो विधि है, यानी कि ये इसमें से कौन सा वो
जो है वो मतलब कि एक्टिविटी है वो बच्चा के लिए सही है, मतलब वो बच्चा कर सकता है सेफली, ठीक है। सी है रीडिंग बुक्स, यानी कि इसमें क्या है कि इसमें इसके जो एनर्जी है वो कम लगेगा, ठीक है। डांस नहीं कर सकता है, चक्कर आके गिर सकता है, वीडियो गेम्स वगैरह नहीं कर सकता है क्योंकि ये स्क्रीन टाइम जो इसको रिड्यूस करना होता है, ठीक है। सो साइकिल नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी एनेमिक है, तो इसको क्या होगा, बॉडीली ये जो है कैपेबल नहीं होगा। तो इसके लिए सेफ़ क्या है, रीडिंग बुक्स, ये बच्चा बुक पढ़ेगा, इसके लिए जो है वो सेफ़ है। एनेमिक बच्चा जल्दी थक जाता है, ठीक है, इसलिए रीडिंग बुक्स जो है वो जैसे कम मेहनत वाली गतिविधि सबसे अच्छी होगी उसके लिए, ठीक है। आयरन की कमी वाले एनीमिया के बारे में नर्स द्वारा दी गई कौन सी व्यवस्था सही है, ठीक है। आयरन की कमी वाले एनीमिया के बारे में नर्स द्वारा दी गई कौन सी व्यवस्था सही है। आयरन की कमी यानी कि जो है वो खून की कमी होगी उस जो है पेशेंट को, उसके लिए नर्स का जो है वो दिया गया जो है व्यवस्था कौन सही है। डिक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट, इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक आरबीसी, या फिर जो है वो माइक्रोसाइटिक हीमो जो है हाइपोक्रोमिक आरबीसी। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक हीमो हाइपोक्रोमिक आरबीसी। इसका मतलब है एक्सप्लेनेशन, आयरन की कमी में आरबीसी छोटे माइक्रोसाइटिक और हल्के पीले रंग के हाइपोक्रोमिक हो जाते हैं, ठीक है। हल्के जो है वो पीले हो जाएंगे, हाइपोक्रोमिक बोलेंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे यानी कि माइक्रोसाइटिक हो जाएंगे। आयरन की कमी वाले एनीमिया के जो है वो नर्स द्वारा दी गई कौन सी व्यवस्था सही है, यानी कि माइक्रो जो है वो साइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक आरबीसीज किस में देखे जाते हैं। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया कि यहाँ पे माइक्रो जो है वो क्रोमिक और माइक्रोसाइटिक आरबीसीज का, ठीक है, जिसमें कि कमी किस में जो है वो देखी जाती है। हीमोलाइटिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एक्यूट ब्लड लॉस। आप अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट कर सकते हो। राइट आंसर हमारा सी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कोशिकाएं पूरी तरह भर नहीं पाती और छोटी रह जाती है, ठीक है, जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। ये क्या है, हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखे जाते हैं किसमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है। ये रहा 25 क्वेश्चंस। वीडियो ऑलरेडी जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट है 25 क्वेश्चंस इस जो है पार्ट 6 के क्लास 6 के, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जो तब तक के लिए जो है आप स्टडी करते रहें, ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय।